सोफिया ने इस विचार में कभी विश्वास नहीं किया कि प्यार को एक रैखिक पथ, एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रगति का पालन करना चाहिए। अपनी युवावस्था के बाद से उन्होंने हमेशा इस बारे में पूर्वकल्पित विचारों को खारिज कर दिया है कि एक रिश्ता कैसा होना चाहिए, कि एक जोड़े को कैसे काम करना चाहिए। लेकिन 28 साल की उम्र में कई मामलों, कई भावुक रिश्तों और एक उथल-पुथल भरी शादी का अनुभव करने के बाद उन्होंने खुद को एक चौराहे पर पाया। वास्तविकता सरल थी, लगभग क्रूर। उसे कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो उसे पूरी तरह से शांत कर सके। उसके जीवन में 5 पुरुष थे, सभी अद्वितीय, जिनमें से प्रत्येक ने उसे कुछ ऐसा प्रदान किया जो अन्य नहीं कर सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी गहरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका। न केवल यौन रूप से, बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी। वहाँ उसका पूर्व प्रेमी मार्क था, जिसे वह अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान सबसे अधिक प्यार करती थी। उन्होंने भावुक रातें साझा कीं, लेकिन उनकी बातचीत जल्द ही खामोशी में बदल गई। प्यार के प्रति मार्क का दृष्टिकोण हमेशा पूरी तरह से शारीरिक रहा है। उसके पास अपने दिमाग को खिलाने के लिए शब्दों या रुचि की कमी है। वर्षों के सथी रिश्ते के बाद उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन वह अभी भी वहाँ था, उसके जीवन के कोनों में, एक पुरानी आदत की तरह जिसे वह मिटा नहीं सकती थी। तब एडम एक सहकर्मी था, बुद्धिमान, करिश्माई और देखभाल करने वाला। एडम में उसकी जरूरतों को समझने की क्षमता थी, लेकिन वह अभी भी दूर था। उनका यौन जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन एक भावनात्मक दूरी थी जो वास्तविक संबंध की अनुमति नहीं देती थी। मुझे ऐसा लगा कि वह शारीरिक रूप से वहाँ था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अपनी स्वतंत्रता खोने के डर से उसने आगे बढ़े बिना ही प्रलोभन का खेल खेलना शुरू कर दिया। फिर बचपन का एक पुराना दोस्त साइमन था, जो सोफिया के अनुसार हमेशा उसके प्रति सबसे ईमानदार था। लेकिन इस ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी। साइमन समर्पित था, लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर भी था, और उसे जो वह प्यार समझती थी उसे देने की उसकी कोशिशों ने अक्सर उसे दूर कर दिया। उसे लग रहा था कि उसमें कुछ ऐसा है जो वह उसे देने को तैयार नहीं थी, एक संपूर्ण प्रतिबद्धता जिसे वह उसे देने को तैयार नहीं थी। सोफिया की मुलाकात जूलियन से भी हुई। वह एक आदमी था जिससे वह विदेश यात्रा के दौरान मिली थी। उनका संबंध लगभग जादुई, एक अनूठा आकर्षण था, लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि जूलियन, हालांकि एक प्रतिभाशाली प्रेमी थी, लेकिन प्यार के बारे में उसका दृष्टिकोण बहुत अलग था। वह आवेगी था, कभी-कभी स्वार्थी था, और उसे गहराई से जुड़ने में कठिनाई होती थी। सब कुछ सतह पर ही रह गया, आत्मा तक कभी नहीं पहुंचा। अंत में उसका नया साथी सामने आया, निकोलस, वह व्यक्ति जिसकी मुलाकात संयोगवश दोस्तों के साथ एक पार्टी में हुई थी। आकर्षक, मजाकिया और अपनी जरूरतों के प्रति पूरी तरह से चौकस रहने वाली निकोलस एक ऐसी व्यक्ति लगती थी जो आखिरकार उस खालीपन को भर सकती थी जो उसने महसूस किया था। लेकिन वादों के बावजूद, प्रयासों के बावजूद, हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। उसके साथ हर मुठभेड़ एक ही तरह से समाप्त हुई। अस्थायी संतुष्टि, लेकिन लगातार असंतोष, खालीपन की भावना जो उसके बाद हमेशा उसके साथ रहती थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्यों, उसके प्रयासों के बावजूद, इनमें से किसी भी रिश्ते ने उसे पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं किया। क्यों 5 अलग-अलग पुरुषों के साथ उसे कभी भी वह पूर्ण सामंजस्य नहीं मिला जो सभी प्रेम कहानियों, सभी यौन संबंधों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता था। सच तो यह है कि सोफिया कुछ और तलाश रही थी। यह इच्छा की कमी या साझेदारों के प्रति आकर्षण की कमी नहीं थी। उसका यौन जीवन सक्रिय था, कभी रोमांचक, कभी मधुर, लेकिन उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह उसके अंदर के खालीपन को नहीं भर सका। 5 पुरुषों में से कोई भी उस अंतरंगता को भेदने में कामयाब नहीं हुआ जो वह चाहती थी। आत्मा, शरीर और विचारों का संलयन। वह जानती थी कि इस असंतोष की कुंजी स्वयं पुरुषों में नहीं थी, बल्कि जिस तरह से वह अपनी आवश्यकताओं, अपनी अपेक्षाओं को समझती थी, उसमें थी। शायद वह समझ नहीं पाई कि वह वास्तव में क्या चाहता है। शायद वह अभी तक उस आदमी से नहीं मिली थी जो उसे इतने गहरे स्तर पर समझ सके।
दिन बीतते गए और सोफिया हर रात अपने जीवन के पुरुषों के बारे में सोचती रहती थी। प्रत्येक मुलाकात एक खालीपन, एक मीठी लेकिन लगातार निराशा की भावना छोड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये लोग किसी पहेली के टुकड़े थे जिन्हें वह एक साथ नहीं जोड़ सकती थी, जैसे कि प्रत्येक मुठभेड़ से कुछ अनिश्चित चीज बच गई हो। सेक्स, हालांकि तीव्र और कभी-कभी आनंददायक, कभी पूरा नहीं होता। उसके विचारों पर एक सवाल ने आक्रमण कर दिया जो उसके दिमाग में बार-बार घूमता रहा। क्यों? हालांकि उत्तर स्पष्ट लग रहा था। वह इसे गहराई से जानती थी। यह प्रदर्शन या अधूरी इच्छा का सवाल नहीं था। यह कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक घनिष्ठ था। वह किसी ऐसी चीज की तलाश में थी जो पुरुष उसे नहीं दे सके। एक ऐसा संबंध जो भौतिक से परे था, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान जो चीजों की सतह से परे था। लेकिन वह आत्मीय साथी, वह साथी कहाँ मिलेगा जो उसे समझने में सक्षम हो, जहां वह छिपी हो वहां तक पहुंचने में सक्षम हो। एक रात निकोलस के साथ बिताए आखिरी पलों को याद करते हुए दिन बिताने के बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया। वह अपने लैंप की धीमी रोशनी से जगमगाते हुए अपने अपार्टमेंट में चला गया और खुद को गहरे प्रतिबिंब की स्थिति में ले गया। कॉफी टेबल पर एक किताब थी जो उसने वर्षों पहले पढ़ी थी। यह मानवीय रिश्तों के मनोविज्ञान पर एक निबंध था। उसने उसे धीरे से खोला और एक रास्ता सामने आया जिससे वह कांप उठी। यौन अंतरंगता केवल शारीरिक सुख का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि आपसी विश्वास का एक कार्य है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे की अंतरंग समझ में एक साथ आती है। लेकिन स्वयं की पूर्ण स्वीकृति के बिना कोई सच्चा मिलन नहीं हो सकता। उसने उन शब्दों को बार बार पढ़ा जैसे कोई रहस्योद्घाटन हो। यह अंश उसके मन में प्रतिध्वनि की तरह गूंज उठा। शायद उसने शारीरिक संबंधों के माध्यम से अपने भीतर के इस खालीपन को भरने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी भावनात्मक इच्छाओं और जरूरतों को समझने के लिए समय नहीं निकाला था। शायद वह स्वयं से यह आवश्यक प्रश्न पूछे बिना संतुष्टि की इस खोज में स्वयं को खो रहा था, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? उसने खुद को सुनने, खुद को पूरी तरह से समझने के लिए कभी समय नहीं निकाला। वह हमेशा उस शून्य को भरने की अपनी क्षमता के लिए दूसरों से मान्यता चाहते थे जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उनकी थी। अगले दिन उसने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। वह पांचों पुरुषों के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देगी। स्थायी रूप से नहीं, लेकिन इतना समय कि वह फिर से खुद पर ध्यान केंद्रित कर सके और समझ सके कि अपने सभी प्रयासों के बावजूद वह संतुष्ट महसूस क्यों नहीं कर पाती। सोफिया अपने राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार थी, उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए जिन्हें उसने इतने लंबे समय तक नजरअंदाज किया था। मैं जानता था कि यह आत्मनिरीक्षण आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं अनिश्चित काल तक दौड़ता नहीं रह सकता। इसकी शुरुआत मार्क से हुई। उनकी आखिरी मुलाकात कड़वी थी। वे पुराने समय की तरह उसके अपार्टमेंट में मिले, लेकिन कुछ बदल गया था। मार्क हमेशा की तरह प्रत्यक्ष था, वर्तमान क्षण पर, तात्कालिक आनंद पर केंद्रित था। सोफिया को अपने अंदर एक शून्यता महसूस हुई, एक वियोग की तरह, और चुंबन और दुलार के बावजूद वह पहले से कहीं अधिक अकेली महसूस कर रही थी। मुझे पता था कि पन्ना पलटने का समय आ गया है। मार्क, हमें बात करने की जरूरत है, उसने एक रात उससे कहा जब वे एक कैफे में मिले। उसकी आंखें ईमानदार थीं, लेकिन उसकी आवाज शांत और दृढ़ थी। मार्क भौंचक्का रह गया। क्या हो रहा है, सोफिया? यह आप नहीं, मैं हूं। उसने शब्दों की तलाश में सांस ली। मैं समझता हूं कि मैं ऐसी चीज ढूंढ रहा हूं जो मुझे यहां नहीं मिल सकती। मैं इस बेबुनियाद रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहता। उसने उसकी ओर शून्यता से देखा, मानो उसने उस निर्णय की आशा ही न की हो। लेकिन हम साथ चलते हैं, है ना? जब हम साथ होते हैं तो क्या अच्छा नहीं लगता? सोफिया ने सिर हिलाया। यह इस बारे में नहीं है कि आप मुझे क्या देते हैं, मार्क। यह इस बारे में है कि मैं खुद को क्या नहीं दे सकता। मुझे कुछ समय के लिए
अकेले रहने की जरूरत है। मार्क ने आह भरी लेकिन विरोध नहीं किया। वह हमेशा ऐसे व्यक्ति थे जो गहन चर्चाओं से बचने के लिए टकरावों से भागते थे। तो उसने बस सिर हिलाया और चला गया। सोफिया को एक ही समय में राहत और निराशा महसूस हुई। अगले दिन उसने एडम को संदेश भेजा। वह चतुर, मेधावी, लेकिन दूर का व्यक्ति था, और वह जानती थी कि यह सिर्फ सेक्स नहीं था जिसने उन्हें अलग किया, बल्कि एक दूसरे को वास्तव में समझने में उनकी असमर्थता भी थी। उनकी आखिरी मुलाकात सुखद लेकिन सतही थी। वह जो खोज रही थी, वह उससे जो अपेक्षा करती थी, वह साधारण भौतिक रसायन विज्ञान तक सीमित नहीं हो सकती थी। एडम, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। हम दोनों की अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन वे संगत नहीं है। मुझे लगता है कि इस रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर है। मैसेज भेजने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह आसान निर्णय नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे एक कदम पीछे हटने की जरूरत है। मैं अब अन्य लोगों की अपेक्षाओं की पहेली का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैं वह बनना चाहता था जो अंततः समझ सके कि वह जीवन में क्या चाहती है। सोफिया एक पल के लिए रुकी और अपने संदेशों में लिखी हर बात के बारे में सोचने लगी। मैंने कुछ ही दिनों के अंतराल में 2 बड़े रिश्ते खत्म कर दिए थे, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। मेरे पास अभी भी साइमन और जूलियन थे, लेकिन उन्हें संदेश भेजने से पहले ही मैं गहराई से जानता था कि यह इस तरह नहीं चल सकता। उसके दोस्तों और सहकर्मियों की उत्सुक निगाहें अब उस तक नहीं पहुंच पाईं। वह क्या महसूस करती थी, उसे क्या चाहिए था, यह उस साधारण प्रश्न से कहीं अधिक गहरा था कि एक पुरुष उसे क्या दे सकता है। उसे खुद को समझने की जरूरत थी, यह समझने की कि उसने सब कुछ क्यों करने की कोशिश की, लेकिन कभी उस संतुष्टि को महसूस नहीं किया। उसके रिश्तों में हमेशा असंतोष क्यों रहता था, तब भी जब उसे लगता था कि उसे आदर्श व्यक्ति मिल गया है। कॉफी टेबल पर उसका फोन कंपन कर रहा था, जिससे उसके विचार बाधित हो रहे थे। यह साइमन था। सोफिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बता रही। मैंने हमेशा कहा कि मैं आपको समझता हूं, लेकिन शायद मैंने कभी आपकी बात पूरी तरह से नहीं सुनी। मुझे समझने की जरूरत है। उसने गहरी सांस ली और आखिरकार जवाब दिया। साइमन, यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं। यह आप नहीं, मैं हूं। मुझे लगता है कि मुझे यह समझने के लिए अकेले रहने की जरूरत है कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। प्रतिक्रिया प्राप्त करने से पहले उन्होंने कुछ मिनट प्रतीक्षा की। यह संक्षिप्त और सटीक था। यह ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने मुझे हमेशा अपने साथ रखा है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, जिसकी उसने आशा नहीं की थी। साइमन शायद सबसे ईमानदार लोगों में से एक था, और उसका जाना, भले ही अस्थायी था, उसे उसकी कल्पना से कहीं अधिक परेशान कर गया। लेकिन इस बार वह जानता था कि यह जरूरी है। उसे अपने बारे में दूसरों की राय या दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित हुए बिना खुद को फिर से बनाने के लिए इस एकांत की आवश्यकता थी। वह यह समझने के लिए अकेले रहना चाहती थी कि उसे हमेशा अपने अंदर क्या कमी थी, उसे कहीं और देखने के लिए प्रेरित करती थी। वह उठा, फोन मेज पर छोड़ दिया और बाहर सड़क पर चला गया। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। वह अपने घर के पास के पार्क में गया, जहां वह अक्सर सोचता रहता था। मौन में कुछ सांत्वनादायक था, कुछ ऐसा था जिसने उसे किसी प्रकार की आंतरिक शांति खोजने की अनुमति दी। जैसे ही वह पथरीले रास्ते पर चला, उसके विचार घूमने लगे। आपका हर रिश्ता, हर आदमी जो आपके जीवन का हिस्सा रहा है, उसका महत्व था, लेकिन कोई भी उस शून्य को भरने में सक्षम नहीं था। क्योंकि इतने ध्यान और चाहत से घिरे रहने के बाद भी वह अभी भी असंतुष्ट क्यों महसूस करती थी। मैं जानता था कि यह बिल्कुल सही मैच नहीं था। उसमें खामियां थीं, अपनी असुरक्षाएं थीं, कभी-कभी अवास्तविक अपेक्षाएं थीं। लेकिन सब कुछ इतना अप्राप्य क्यों लग रहा था, मानो खुशी की कुंजी हमेशा पहुंच से बाहर थी।
क्या यह प्रेम के प्रति आपके विकृत दृष्टिकोण, आपकी अत्यधिक अपेक्षाओं के कारण था, या यह कुछ और गहरा था? शायद वह पुरुष जो दे सकते थे, उससे कहीं अधिक चाहती थी। शायद संतुष्टि किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि खुद से मिली हो। तभी उसकी नज़र जूलियन पर पड़ी। वह वहां एक पार्क की बेंच पर हाथ जोड़े हुए बैठा था। उसने उसे देखा और मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। लेकिन जब उसने उसके चेहरे के भाव देखे तो उसकी मुस्कान ठिठक गई। मुझे कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। जूलियन को पता था कि कुछ गड़बड़ है। वह चिंतित दृष्टि से उसके पास आया। सोफिया, तुम अलग दिखती हो। वह बहुत देर तक उसे देखती रही, शब्द खोजती रही। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने आखिरकार कहा, जूलियन, मैं थक गई हूं। किसी ऐसी चीज का पीछा करते करते थक गया हूं जो मुझे नहीं मिल रही है। जूलियन ने कंधे उचकाए, लेकिन वास्तव में उसे कुछ समझ नहीं आया। वह उन लोगों में से एक थे जिनके पास प्यार के बारे में सही दृष्टिकोण था, जो सोचते थे कि चीजें कार्यों से, इशारों से हल हो जाएंगी। लेकिन वह उनकी कमी भी नहीं भर सके। तुम सब कुछ अकेले नहीं सुलझा सकती, सोफिया। तुम्हें पता है, कभी कभी तुम्हें बस जाने देना होता है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन सोफिया ने सिर हिला दिया। यह सब नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे खुद को किसी और को सौंपने से पहले खुद को समझने की जरूरत है। जूलियन एक पल के लिए चुप रहा और फिर सिर हिलाया। अगर तुम यही चाहती हो, सोफिया, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहां हूं। वह मंदमंद मुस्कुराया और लंबे समय में पहली बार उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। जूलियन की अपेक्षाओं से दूर, उसे क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूर्वकल्पित विचारों से दूर, सोफिया को अंततः कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ। उसे दूसरों में उस संतुष्टि की तलाश करने की आवश्यकता नहीं थी। कुंजी उसके भीतर थी। आंतरिक खोज का समय। अगले सप्ताह सोफिया के लिए गहन आत्मनिरीक्षण का समय था। उसने अपने लिए समय निकाला, न केवल अपने जीवन में पुरुषों से, बल्कि ऐसी किसी भी चीज से भी दूरी बनाई जो उसे उसकी असुरक्षाओं और निराशाओं की याद दिला सकती थी। उन्होंने संबंध मनोविज्ञान के साथ साथ व्यक्तिगत विकास के बारे में भी पढ़ना शुरू किया। उसने यह समझने की कोशिश की कि उसने अपने रोमांटिक रिश्तों पर इतना दबाव क्यों डाला है। वह दूसरों से वह अपेक्षा क्यों रखती है जो केवल वह हासिल कर सकती है। खुद की ओर ये सफर आसान नहीं था। संदेह के क्षण बार बार आते थे, लेकिन धीरे धीरे सोफिया ने खुद को खोजा। उसने अपनी कंपनी का आनंद लेना, अपनी गहरी इच्छाओं को समझना और यह पहचानना सीखा कि प्यार को पूरा करने के लिए उसे साझा करना जरूरी नहीं है। प्रेम की शुरुआत आत्मस्वीकृति से होनी चाहिए। अगले सप्ताह सोफिया के लिए सच्ची आंतरिक क्रांति थे। उन्होंने खुद को अपने पूर्वसाथियों से दूर कर लिया, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों से भी दूर हो गए। उसने खुद को अपने विकास के लिए समर्पित करने के लिए अकेले समय बिताने का फैसला किया। हर सुबह वह एक नए दृढ़ संकल्प, अंततः खुद को समझने की इच्छा के साथ उठती थी। उन्होंने ध्यान कक्षाओं में दाखिला लिया, भावनात्मक कल्याण पर सेमिनार में भाग लिया और यहाँ तक कि एक पत्रिका में लिखना भी शुरू किया, जो उनके गहन विचारों को व्यक्त करने के लिए एक अंतरंग स्थान था। उनके दिन छोटी बड़ी खोजों से भरे हुए थे। पहले कुछ हफ्तों तक वह इस नई दिनचर्या में खोई हुई महसूस करती थी। कभी कभी उस अकेलेपन से भयभीत हो जाती थी जिससे वह इतने लंबे समय से भाग रही थी। लेकिन धीरे धीरे यह अकेलापन उनका सहयोगी बन गया। आपने खुद से बिना शर्त प्यार करना, अपनी खामियों, अपने डर, अपने संदेहों को स्वीकार करना सीख लिया। आत्मनिरीक्षण हमेशा सहज नहीं था, लेकिन वह जानता था कि खुद पर थोपी गई अपेक्षाओं के बोझ से खुद को मुक्त करने का यही एकमात्र तरीका था। वह कुछ बुनियादी बात समझने लगी। संतुष्टि की जो कमी उसे महसूस हुई वह दूसरों की अपर्याप्तता का परिणाम नहीं थी, बल्कि खुद को संतुष्ट करने में असमर्थता का परिणाम थी। उसने रिश्तों, पुरुषों, क्षणभंगुर आलिंगनों के साथ एक शून्य को भरने की कोशिश की, यह सोचकर कि वह क्या खो रही थी। लेकिन इस सब से उसकी खुद से दूरियां और बढ़ गईं।
वह हमेशा खुद को दूसरों की नज़रों से परिभाषित करने की कोशिश करती थी, इस माध्यम से कि उससे क्या अपेक्षा की जाती थी। एक दिन एक स्थानीय बाजार से गुजरते समय एक आदमी उसके पास आया। वह लगभग 30 साल का था। उसकी आंखें भेदक थीं और उसकी मुस्कान गर्मजोशी भरी थी। वह दूसरों से अलग लग रहा था, लेकिन यह उसकी सुंदरता नहीं थी जो सोफिया को आकर्षित करती थी, यह उसकी शांति, उसकी स्पष्ट शांति थी। उसका नाम थॉमस था, जो एक व्यक्तिगत विकास चिकित्सक था। उन्होंने मानवीय रिश्तों की प्रकृति, दूसरों से प्यार करने से पहले यह समझने की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की कि हम कौन हैं। उन्होंने भावनात्मक स्वतंत्रता, प्रेम में आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में बात की, और लंबे समय में पहली बार सोफिया को पूरी तरह से सुना गया, आलोचना नहीं की गई, बल्कि बस समझा गया। थॉमस ने उसे अपने एक सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, एक समूह अनुभव जहां प्रतिभागी अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के साथ साथ अपने डर और असुरक्षाओं का भी पता लगाएंगे। सोफिया ने स्वीकार कर लिया। यह एक गहरा परिवर्तनकारी अनुभव था। सेमिनार में वह जीवन के सभी क्षेत्रों के पुरुषों और महिलाओं से मिली, लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया वह यह खोज थी कि हममें से प्रत्येक के मन में भावनात्मक घाव होते हैं, जो हमारे प्यार करने के तरीके को आकार देते हैं। सोफिया को एहसास हुआ कि जिसे वह शारीरिक या भावनात्मक संतुष्टि की कमी समझती थी, वह वास्तव में आंतरिक उपचार की गहरी खोज थी। हर रिश्ता, हर अनुभव अपनी सीमाओं का पता लगाने और उन पर काबू पाना सीखने का एक अवसर था। जैसे जैसे सोफिया ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ संतुष्ट होने का दबाव कम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एकांत के क्षणों का आनंद लेना, अपने विचारों और संवेदनाओं की सुंदरता की सराहना करना सीखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अब दूसरों की नज़रों पर निर्भर नहीं है। वह अब उसे पूरा करने के लिए किसी पुरुष की तलाश में नहीं थी, बल्कि एक अनुभव साझा करने के लिए थी। एक शून्य को भरने के लिए फिर से मनुष्य बनने का विचार अब दूर और लगभग अवास्तविक लग रहा था। मैं फिर से प्यार करने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार अपेक्षाओं या निर्भरता की जंजीरों के बिना। अब वह जानती थी कि किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करने के लिए उसे पहले खुद से, बिना किसी समझौते के, पूरी तरह से प्यार करने की जरूरत है। प्रेम किसी शून्य को भरने की खोज नहीं होना चाहिए, बल्कि दो पूर्ण प्राणियों के बीच साझा करने का उत्सव होना चाहिए। कई महीनों के बाद एक दिन मार्क ने उससे संपर्क किया। उनका संदेश संक्षिप्त था, लेकिन पुरानी यादों से भरा हुआ था। सोफिया, तुमने जो मुझसे कहा उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। मैंने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया है और मैं समझना चाहूंगा कि हमारे बीच क्या हुआ। सोफिया झिझकी। मार्क का उसके जीवन में हमेशा एक विशेष स्थान रहा है और उसके बचपन के प्यार से मिलने के विचार से खट्टी मीठी यादें ताजा हो गईं। लेकिन इस बार वह वही व्यक्ति नहीं था। वह विकसित हो चुकी थी। उन्होंने उत्तर देने से पहले सोचने में कुछ समय लिया। मैं भी आपका सम्मान करता हूं, मार, लेकिन मुझे लगता है कि हम जिस दौर से गुजरे हैं वह अब अतीत की बात है। मैंने अपने लिए कुछ समय निकाला और खुद को फिर से पाया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बात सिर्फ इतनी है कि मैं अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। मार्क ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हो सकता है कि सोफिया ने अभी जो कहा वह पूरी तरह से समझ में न आई हो, लेकिन वह जानती थी कि उसे खुद के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। वह आगे बढ़ गई, इसलिए नहीं कि उसने उससे प्यार करना बंद कर दिया, बल्कि इसलिए कि आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसे पूर्ण महसूस करने के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद एडम ने उसे एक ऐसा ही संदेश भेजा। सोफिया, ऐसा लगता है जैसे हम कुछ खो रहे हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं हाल ही में तुम्हारे बारे में बहुत सोच रहा हूं। क्या हम सिर्फ बात करने के लिए मिल सकते हैं? उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। मुझे अब कोई पछतावा या निर्भरता नहीं थी। एडम, मुझे लगता है
कि हम दोनों अलग अलग दिशाओं में विकसित हुए हैं। मुझे तुम सच में पसंद आए, लेकिन मुझे लगता है कि अब अतीत को जाने देने का समय आ गया है। सोफिया को अपने ऊपर स्वतंत्रता की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। मुझे अब उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं रही। वह अब अधूरी उम्मीदों के चक्र में नहीं फंसी थी। वह जो खोज कर रहा था वह बहुत गहरी थी, और जो लोग उसके रास्ते में आए वे अब उसकी कहानी के मुख्य पात्र नहीं थे। धीरे धीरे उसने खुद के इस संस्करण को स्वीकार करना सीख लिया। मजबूत, संपूर्ण, खुद को भरने की आवश्यकता के बिना प्यार करने में सक्षम। शायद गहरी संतुष्टि यही थी। स्वयं की देखभाल करने में सक्षम होना, लेकिन किसी के साथ जीवन साझा करने के लिए तैयार रहना, किसी शून्य को भरने के लिए नहीं, बल्कि पहले से ही पूर्ण अस्तित्व को समृद्ध करने के लिए। समय के साथ सोफिया नए लोगों से मिली और उसे नए अनुभव हुए। उन्होंने रिश्ते विकसित किए, लेकिन वे अलग थे, अधिक संतुलित थे। मैं अब कोई खालीपन भरना नहीं चाह रहा था। वह स्वयं होने, उपस्थित होने, वास्तविक होने से खुश थी। और तभी, विरोधाभासी रूप से, पुरुष अब सत्यापन के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि समान भागीदार के रूप में सामने आने लगे। लेकिन अब वह व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए उन्हें ढूंढने से बेहतर जानता था। वे आए क्योंकि वे उसके जैसे पूर्ण थे। अंत में, सोफिया को एहसास हुआ कि संतुष्टि उस अपेक्षा में नहीं है जो उसने दूसरों से रखी है, बल्कि इस बात में है कि उसने खुद को स्वीकार करना और प्यार करना सीख लिया है। यह एहसास होने पर वह अधिक स्वतंत्र, अधिक शांत महसूस करने लगी। और शायद उस पल मैं एक रिश्ते के लिए तैयार था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जहां प्यार अब एक अतृप्त खोज नहीं था, बल्कि दो स्वतंत्र आत्माओं के बीच एक प्राकृतिक साझेदारी थी।